परिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोहि सव्वसाव। जकारांत पुल्लिंग शब्द खंज, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं? जहाँ व्यंजनांत विभक्तियां हैं वहां पर जकार का लोप होकर नकार हो जाता है, और जहां पर स्वरांत विभक्ति वहां खंज पूरा रहता है। तो खन, खंजौ, खंजः प्रथमा, खंजम, खंजौ, खंजः द्वितीया, खंजा, खन्भ्याम, खन्भिः तृतीया, खंजे, खन्भ्याम, खन्भ्यः चतुर्थी, खंजः, खन्भ्याम, खन्भ्यः पंचमी, खंजः, खंजोः, खंजाम षष्ठी, खंजी, खंजोः, खंसु सप्तमी। हे खन, हे खंजौ, हे खंजः संबोधन। ऐसे ही देवेज शब्द है। देवेट, देवेजौ, देवेजः प्रथमा, देवेजम, देवेजौ, देवेजः द्वितीया, देवेजा, देवेभ्याम, देवेभ्यः तृतीया, देवेजे, देवेभ्याम, देवेभ्यः चतुर्थी, देवेजः, देवेभ्याम, देवेभ्यः पंचमी, देवेजः, देवेजोः, देवेजाम षष्ठी, देवेजी, देवेजोः, देवेत्सु सप्तमी। हे देवेट, हे देवेजौ, हे देवेज, देवेजः संबोधन। इसमें क्या हुआ? ज का ट हुआ जहां व्यंजनांत विभक्तियां हैं, और स्वरांत विभक्ति का देवेज का देवेज रह गया, बाकी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कल हम रत्व संधि और रुत्व संधि, इन दोनों में अंतर समझ रहे थे। रत्व संधि प्रारंभ ही हुई थी और वहां हमने चर्चा की थी कि विसर्ग स से भी बनता है, और मतलब विसर्ग का स बन करके रू बनता है, और विसर्ग का डायरेक्ट र भी बनता है। ये दो प्रक्रिया है। थोड़े से इस संधि के नियम देख लेते हैं। अ के उपरांत विसर्ग हो और विसर्ग के बाद स्वर हो, घोष वर्ण हो, तो विसर्ग बराबर र। अब इसमें एक प्रसंग है कि अ के बाद विसर्ग हो, तो क्या सभी अ के बाद विसर्ग हो? भाई राम भी अ है, सुविधि सागर का भी अंतिम अक्षर अ है ना? तो अ तो हजारों शब्द है। देव शब्द में भी अ अंत में है, नाथ शब्द में भी अ अंत में है। तो इनका कहना ऐसा नहीं है। इन शब्दों में, मतलब इस प्रकरण में ऋकारांत जो शब्द है संबोधन रूप लेने हैं। जैसे कर्तः, पितः, मातः, ये जो है ऋकारांत शब्दों के संबोधन के रूप है। हे मातः, हे पितः। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ अ सामान्य लिखा है, लेकिन अ यहाँ सामान्य नहीं लेना है, अ यहाँ विशेष लेना है। विशेष मतलब क्या हुआ?
विशेष का अर्थ ये हुआ कि वो ऋकारांत शब्दों के संबोधन के रूप होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा कर्तः, पितः, मातः, ये संबोधन के रूप है ऋकारांत शब्दों के। या कुछ शब्द दिए हैं प्रातः, पुनः, अंतः और स्वः, ये शब्द होने चाहिए। अर्थात सभी शब्दों के साथ इन नियमों का प्रयोग नहीं होगा, केवल यही शब्द बचे। पहला शब्द कौन सा है? ऋकारांत शब्द के रूप बनाते समय संबोधन का जो रूप बनता है उसमें आ रहा है, या तो उसके रूप हो या फिर चार शब्द अतिरिक्त दे रहे हैं, प्रातः, पुनः, अंतः और स्वः। इनके आने पर ही विसर्ग के र होने का प्रसंग प्राप्त होगा। पितृ का संबोधन हो गया पितः, हाँ, तो हे लगा रहे, वाक्य में नहीं हो तो ठीक है, ना हो, ठीक है ना। अब उदाहरण के लिए देखते हैं, मातः नमामि। ठीक, तो मातर नमामि, क्या दिक्कत है? ये दिक्कत क्या है? चलिए आगे। यदि इसी तरह यदि प्रातः शब्द लेते हैं तो प्रातः आयाति, प्रातर आयाति, प्रातरायाति, पुनः आगच्छति, पुनर् आगच्छति, पुनरागच्छति। अब फिर रुकते हैं। ये जो अंत शब्द है इसके दो अर्थ होते हैं। जैसे अभी तक अपन देख रहे हैं अकारांत, इकारांत। तो अंत, अकारांत का अर्थ क्या हो गया? अकार धन अंत। तो अंत का अर्थ आपने क्या किया? समाप्त। तो एक अंत का अर्थ आपने क्या किया है? समाप्त। अब एक अंत आपने को और गया, देख लो, अंतस्थ। इसमें अंत का अर्थ क्या किया था अपन ने? मध्य। जो उष्म वर्ण और स्पर्श वर्ण इन दोनों के मध्य में रहता है उनको अंतः कहते हैं, यानी अंतस्थ कहते हैं। तो यहां पर जो है यदि अंत शब्द आ रहा है और वो मध्य अर्थ में आ रहा है, यहाँ अंत शब्द का अर्थ समाप्त नहीं करना है। यदि समाप्त अर्थ में आया तो ये नियम नहीं लगेगा। मध्य अर्थ में आता है तो ही ये नियम लगेगा। जैसे अंतर मनः। अब अंतर मन का अर्थ क्या? समाप्त मन करते हैं क्या अपन? अंदर वाला मन, अंतर मन। तो ये हो जाएगा अंतर धन मनः, अंतर मनः। कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन घोष वर्ण नहीं है।
इसलिए अंतःकरण ही होता है, अंतरकरण नहीं होता। देखिए ना, अंतर मना विशेषण हो गया। चिंतक, तत्व चिंतक। चलिए, ऐसे ही स्व, गह, तो स्वर, गह, मतलब की बातें छोड़ दो। देख, स्वर शब्द का अर्थ ही उन्नत होता है, ग यानी जाना होता है, ऊपर की ओर जाए, ऊपर की ओर जाना है, सामान्य अर्थ बन जाएगा। जी, सामान्य अर्थ बनेगा। अब कल अपन ने एक बात देखी थी कि र के बाद र आता है तो एक र का लोप होता है ना। तो वो रुत्व संधि थी, ये रत्व संधि है। तो यहां पर भी वो नियम लागू करते हैं अपन कि रकार के उपरांत रकार आने पर पूर्ववर्ती रकार का लोप होता है, विकल्प से नहीं है ना, नित्य लोप है। और दूसरा, रकार से पूर्व यदि ह्रस्व स्वर हो तो रकार के लोप होने पर वह दीर्घ होता है। और दीर्घ है तो दीर्घ रहता है, इसमें तो कल चर्चा की थी। जैसे आप बात करते हैं अंतः राष्ट्रीय, पहले तो देखिए, अंत शब्द के बाद घोष वर्ण है, र क्या है, घोष वर्ण है। तो अंत शब्द के बाद घोष वर्ण है, इसलिए पहले हमको प्रक्रिया क्या करनी पड़ेगी, रकार बनाना पड़ेगा। तो हमने रकार बना दिया, अंतरराष्ट्रीय। अब क्या होगा, रकार के आगे रकार आया है, तो अगली स्टेप क्या होगी, अंतरराष्ट्रीय। क्या किया, रकार का लोप किया, और रकार का लोप होने बाद क्या होगा, तो पूर्व ह्रस्व स्वर का दीर्घ हो जाएगा और बनेगा अंतरराष्ट्रीय। प्राय करके अंतरराष्ट्रीय प्रयोग किया जा रहा है। माता जी, यदि कोई गलत लिख रहा है, हाँ, तो लिख रहा है, किशनगढ़ में एक रंगमंच है जहां हमारे कई प्रवचन भी हुए हैं। वो रविंद्र ऐसा लिखते हैं, जबकि रवि धन इंद्र है, तो ये दीर्घ चाहिए। तो और विशेष बात यह है कि हिंदी भाषी प्रदेश है, मतलब मराठी का प्रदेश होता तो रविंद्र ऐसा लिखना संभव था। हिंदी में ऐसा प्रयोग किया जा रहा है, तो वो तो एक सामान्य बात है। ऐसे ही एक उदाहरण देख लेते हैं, पुनः रमते। तो पुनर्रमते, प्रत्येक नियम क्रम से ही लगेंगे। तो विसर्ग के बाद र है, विसर्ग से पूर्व अ है, विसर्ग का र हुआ, ये पहला नियम लगा है। फिर विसर्ग का लोप होता है, ये दूसरा नियम होगा, मतलब रकार का लोप होता है र आने पर, ये दूसरा नियम हुआ। और तीसरा नियम हुआ
यदि ऐसी स्थिति आती है तो पूर्व ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर करना चाहिए। तो पुनर्रमते अभी भी निरोग यू लिखा जा रहा है, जबकि निरोग होना चाहिए ये निधन रोग। लेकिन बात ये हुई कि मेरी एक पुस्तक है स्वास्थ्य ही जीवन, उसमें जितने निरोग शब्द थे एक प्रोफेसर साहब ने उनको रस्व करवाया। मैंने कहा नियम क्या, तो बोले हम कह रहे वो नियम है, अगर हम इसको प्रूफ चेकिंग कर रहे तो हमारी बात मान लो, हमारे पास कोई नियम नहीं। निधन रोग पिछले नियम से आएगा। निर्धन रोग रुत्व हो गया, और र के आगे र आने पर निर्धन रोग, र के आगे र आने पर पहले र का लोप हो गया तो निरोग बना और ह्रस्व का दीर्घ हो गया। देखिए पहली बात तो है, एक मिनट समझ लीजिएगा, हिंदी हम जो बोल रहे हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, इन लोगों ने ये व्याकरण सेट किया है। तो इसमें कई व्याकरण प्राकृत का है, कई व्याकरण इसका है संस्कृत का, और प्राय संस्कृत व्याकरण के नियम ही हिंदी में लग रहे हैं। बाकी यदि अपन इससे पहले चलते तो मोहम्मद जायसी से लेकर के तुलसी तक, इधर अपन बनारसी दास, दौलत राम, ध्यानत राय, बुद्ध जन, इनको पूरे को देखते हैं, मतलब जैन अजैन दोनों ही प्रकार के विद्वान को, मोहम्मद जायसी से लेकर के तुलसी बोल रहा हूं तो ये अजैन हो गए, और बनारसी दास वगैरह सारे जो है जैन हो गए। इन सब ने जो है खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कहीं जू शब्द का प्रयोग है, कहीं सु शब्द का प्रयोग है, इस तरह से कई शब्द मिलावट में आते हैं। वो भाषा के नियमानुसार। चलिए अपन मूल विषय की ओर बढ़ते हैं। तो रकार से पूर्ववर्ती यदि रकार हो तो रकार का लोप होता है और उसका दीर्घीकरण हो जाता है, ये इसका नियम बना और ये संधि पूरी हुई। हाँ रविंद्र में तो वो सूत्र लगेगा, रविंद्र में वही सूत्र लगेगा। चलिए अब है देखिए पहली बात है, आप क्या करते हैं, लिपि के विषय में बता रहा हूं, वाणी के विषय में बता रहा हूं। हम दो प्रकार की भाषा प्रयोग करते हैं, संकेत भाषा का प्रयोग कम करते हैं, अथवा बोलते बोलते वहां से पेन लाना है तो वहां से संकेत भी कर रहा हूं और बोल भी रहा हूं। एकदम संकेत भाषा का प्रयोग कोई मौन में कर ले अलग बात है, बाकी नहीं होता। बोलचाल के समय संकेत भाषा का प्रयोग लगभग नहीं होता स्वतंत्र रूप से। तो ऐसे समय में लिखित भाषा और भाषित भाषा में हम क्या करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार शब्दों का सौकर्य बनाते हैं। जैसे श्री था, अब श्री बोलने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, हमने सिरी बोलना प्रारंभ कर दिया, सिरी। हाँ, अब जब सिरी बोलना प्रारंभ किया तो ये जो सिरी हो गया ये अपभ्रंशीकरण हो गया, और ये अपभ्रंशीकरण आपको हिंदी में आज भी गांवों में मिले। चौबीसो चौबीसो सिरी जिन चंद, सरी जन चंद, ये सब उच्चारण है। शिरपुर था ये, मतलब वास्तविक नाम था श्रीपुर। ये जो अंधे पार्श्वनाथ की बात कर रहे हैं अपन, श्रीपुर। हाँ, विद्यानंद महाराज का ग्रंथ है इस पर, श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र, उसका सिरपुर हो गया।
क्योंकि हम अपनी भाषा सौकर्य देखते हैं, हमको बोलने में क्या अच्छा लगता है। आप देख लेना, ज्ञान भानु प्रकाश, प्रकाश तो होता ही नहीं, प्रकाश होता है। हाँ, तो ये उच्चारण की सरलता के लिए है। और भाषा लोक भाषा और विद्वान भाषा दोनों में अंतर आए। और विद्वान भी जो है लोक भाषा में वही बोलता है। नहीं, गलत कौन कह रहा है, अपभ्रंशीकरण है। तो जब लिपि में आ गया तो हमने हिंदी के कई अपभ्रंशीकरण स्वीकार कर लिए। जैसे पंचम वर्ण की जगह हम अनुस्वार दे रहे हैं, चल रहा है हिंदी में तो। और कोई गलत नहीं कहेगा इसको, हमको भी दिया जाए तो हम कहेंगे ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विसर्ग का उ होता है। वैसे सामान्य रूप से विसर्ग से डायरेक्ट उ नहीं बनता, क्योंकि हम सूत्रों से प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं। अपन सूत्रों से प्रक्रिया नहीं कर रहे। सूत्रों से प्रक्रिया करनी होती तो विसर्ग का स बनता, स का रू बनता और रू का उ बनेगा। ये इतना प्रक्रिया का कार्य है। अब अपन ये नहीं कर रहे हैं, तो सीधा अर्थ हो गया उत्व संधि का कि विसर्ग, जिस विसर्ग संधि में विसर्ग का उ होता है उसे उत्व संधि कहते। अब इसके मुख्यतः दो नियम हैं। पहला, अकार के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद अकार हो, है ना। विसर्ग के पहले भी अकार हो, विसर्ग के बाद भी अकार हो। हम प्रक्रिया नहीं कर रहे, इसलिए सरल से बता रहा हूं कि विसर्ग बराबर उ। और ये उदाहरण अपन पहले भी देख चुके हैं। नमः धन अस्तु। अब आप देख लीजिएगा, नमः में अ है, अ के बाद विसर्ग है। अस्तु अ है, अर्थात विसर्ग के बाद भी अ है, मतलब विसर्ग से पहले भी अ है, विसर्ग के बाद भी अ है। तो ये हो जाएगा नमः धन उ धन अस्तु। अब एक बात, अब आ गई गुण संधि। ये पहले ही कह चुका हूं कि एक संधि में अन्य संधि के नियम यदि लगते हो तो निसंकोच उनका प्रयोग करना चाहिए। विसर्ग संधि चल रही है, हम इनका प्रयोग कैसे करें, ऐसा नहीं चलेगा। प्रक्रिया में जो जो संधियों का काम हो रहा है वो कर लेना चाहिए। तो अ के आगे उ आने पर ओ होता है। ये गुण संधि में अपन देख चुके हैं। तो नमो धन अस्तु। अब ओ के बाद अ आने पर अ का लोप होता है, एंग पदांतादति, अर्थात ए और ओ आने पर अ का लोप होता है। तो ये हो गया नमोस्तु। अब यदि ऐसा लिखते हैं तो कोई बाधा नहीं आती। मैंने पहले कहा अवग्रह का चिन्ह ऐतिहासिक नहीं है। अवग्रह का चिन्ह बाद में संपादकों के द्वारा क्रिएट किया गया है, जिससे एंग और ओंग का ज्ञान हो। इसलिए वर्तमान में यदि मैं भी लिखूंगा तो यही लिखूंगा अवग्रह रख करके। और सबसे बड़ी बात, इसका उच्चारण नहीं होता। नमोस्तु, नमो अस्तु नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अ का लोप हो गया। लोप किसे कहते हैं, नहीं दिखाई देना। तो जो दिखता ही नहीं उसको बोलोगे कैसे। तो नमोस्तु, मुंह पर जोर आएगा नमोस्तु, लेकिन बोला नमोस्तु ही जाएगा। तो ये सामान्य कथन हुआ। वर्तमान में मैंने कहा कि अ के बाद भी एक अवग्रह दिया जा रहा है और आ के स्थान पर दो अवग्रह दिए जा रहे हैं। तो ये
जैसे पुनरायाति, तो वो यहां पर क्या करेंगे, यहां नहीं, यही करेंगे आ की जगह। अब वो कह रहे हमको संधि बतानी है। भैया ये कौन सी आवश्यकता है? वो भयाशा करेंगे ना, तो वो यहां पर दो अवग्रह कर रहे हैं। अरे भाई ये विसर्ग संधि नहीं है, पहली बात। ये पूर्व रूप संधि नहीं है, दूसरी बात। दीर्घ संधि में इस तरह का प्रकरण ही नहीं है। और पुस्तकों में खूब सारा प्रयोग देखने में आ रहा है। हाँ दीदी, पहली बात आपको बताऊं, एक बहुत बड़े व्याकरणकार हुए हैं, भीमसेन शास्त्री। अ, इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी को विस्तृत करते हुए 6 भागों में पुस्तक लिखी और चौखंबा से प्रकाशित हुई है। हम लोगों ने इन्हीं के आधार पर व्याकरण पढ़ा है। आज भी यदि कहीं मैं अटकता हूं तो भीमसेन शास्त्री को सामने रख करके ही मैं अपने सूत्रों के अर्थ करता हूं। अत्यंत स्पष्ट है, मतलब घर बैठ करके किसी को लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़नी है तो इससे अच्छी पुस्तक मेरे अब तक देखने में नहीं है। 6 भागों में है और प्रत्येक का कारण दिया हुआ, मतलब एक यहाँ पर अ का आ क्यों हुआ, मतलब पुनः का पुनः क्यों हुआ, तो कारण देंगे, उसके बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उन्होंने इस पर काफी विस्तार से लिखा है। अवग्रह चिन्ह को लेकर चिन्हों की परंपरा बहुत बात की है। दीदी तीन, ऐसा लिखा जाता है प्राय संबोधन से पहले 3 अवग्रह नहीं दिए जाते। तो एक गलत परंपरा चल पड़ी है। अब तो ये स्थिति हो गई कि प्राकृत में भी यह देने लगे, मतलब अवग्रह देने लगे। जैसे गाथा नंबर 13 समय सार, व्यवहारो भूदत्थो। विद्वानों के बीच में मैंने पूछा भैया ये अवग्रह चिन्ह कौन सी भाषा का है, कहां से आया? कोई जवाब नहीं है। मैंने कहा आपको देखना है मंत्र, तो ये देख लो, नमो घोर गुणाणम, वहां पर है नमो अघोर गुणाणम। ये टीकाकार वीरसेन स्वामी ने स्पष्ट किया है। हाँ ना, आप नव्य पुस्तक देख लो। तो ऐसे कई सारे नियम है। मैंने कहा जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब जितना संपादन दिगंबर आगम में हो रहा है उसमें ये सब मिलावटें हो रही है। और ये कह रहे कि हमारे आचार्यों ने भूले की है। हाँ, व्याकरण के संशोधन के नाम पर एक पूरा ग्रुप तैयार हो गया था, समय सार का व्याकरण संशोधन। तो ये सब उचित नहीं है। आर्ष की अपनी एक व्यवस्था है, लिपि की अपनी एक व्यवस्था है। यदि हस्तलिखित पांडुलिपि देखोगे आप, कहीं पैराग्राफ नहीं है। ये जो पैराग्राफ की व्यवस्था है ये मैं कर रहा हूं संपादन में। डायरेक्ट आप पूरी पूरी लाइनें देखोगे जी। अब तत्वार सूत्र जब मैं लिख रहा हूं, या मेरे, मैं मतलब संपादक कोई भी, तो एक के नीचे एक सूत्र दे रहा है, उसकी कुछ व्यवस्थाएं दे रहा है। आप यदि मूल पांडुलिपियों में देखो तो एक साथ लिखे हुए। हाँ हाँ, कई सारी बातें। तो वापिस एक बार कह रहा हूं, नमोस्तु दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। यदि आप अवग्रह चिन्ह नहीं देते हैं तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन वर्तमान में इसको गलत माना जाएगा। व्याकरण गलत नहीं मान रहा है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यदि अ का लोप हो रहा है तो वो कहते हैं सांप निकल जाए मिट्टी पर से, तो सांप के निशान मिट्टी पर दिखाई देते हैं। तो बोले अ यहां से निकल गया है तो अ का निशान दिखना चाहिए, तो उन्होंने ये अवग्रह चिन्ह कल्पित किया। ऐसे कई सारे चिन्ह लिपि में कल्पित हुए। जैसे गोवा तरित मम बुनिधिम भुजाभ्याम, किसी भी पांडुलिपि में आपको प्रश्न चिन्ह नहीं मिलेगा, लेकिन यदि मैं संपादन करूंगा तो प्रश्न चिन्ह दूंगा। कौन ऐसा है जो अपनी भुजाओं से
सागर तीर कर जाएगा। प्रश्न हो गया ना, कौन ऐसा है, मैं प्रश्न चिन्ह दूंगा। हस्तलिखित पांडुलिपि में प्रश्न चिन्ह नहीं मिलेगा। तो ऐसे कई सारे नियम है, अनुष्टुप छंद है, 8-8 चरण है। लेकिन आप हरिवंश पुराण वगैरह जो प्रिंट ग्रंथ है उनको भी देख लो, चरण होने के बाद कॉमा नहीं है, जबकि विराम चिन्ह है। मेरी पुस्तकों में आपको कॉमा मिलेगा। तो क्या पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य वगैरह ज्ञानी नहीं है? वो तो नहीं दे रहे। तो बोले नहीं दे रहे हैं इसका अर्थ वो गलत नहीं है, उस समय तक की जो लिपि है वहां तक वो परंपरा नहीं है। मेरे बाद की जब लिपि और कोई क्रिएट होगी तो लिपि यानी लिखने की पद्धति शायद कुछ और हो जाए। हाँ हाँ, आएगा। सोनी दीदी का प्रश्न है, ये अस्वर के लिए ही क्यों, बाकी स्वरों के लिए क्यों नहीं है? इसका कोई उत्तर नहीं, क्योंकि व्याकरण के जो नियम है उसमें कोई विज्ञान जोड़ा ऐसा नहीं है कि ऐसा ही क्यों, मतलब तर्क शास्त्र नहीं है। फुल स्टॉप अल्प विराम भी नहीं होने से कई जगह अर्थ का अनर्थ हो सकता है। बिल्कुल ठीक है दीदी, लेकिन आप मुझे बताइए कि जब पढ़ने वाले मूल संस्कृत के विशेषज्ञ थे, आज की स्थिति क्या है, हम अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, संस्कृत हमारा ऐच्छिक विषय है और हमको ग्रंथ पढ़ने संस्कृत में। आज जितने मुनि आ रहे हैं उनकी क्या स्थिति है? अंग्रेजी स्कूल से आ रहे हैं, साधुओं के चरणों में आए, वैराग्य हुआ और मुनि बन गए। संस्कार तो अंग्रेजी के हैं। अब यहाँ आने के बाद उनके संस्कृत के लिए, यदि आपने अमित सागर महाराज की पुस्तकें देखी हो तो वो एक नई परंपरा शुरू की उन्होंने। वो क्या करेंगे, भक्तामर डैश करेंगे, प्रणत डैश करेंगे। मैंने उनसे पूछा है नियम कौन सा है, तो उन्होंने कहा उच्चारण की सुगमता, बस और कोई नियम नहीं। तो बार बार डैश कर रहे। जो आपने कहा ना हमको इतना बड़ा पढ़ना नहीं आता, उनकी पुस्तक में आपको पढ़ना आ जाएगा। तो अब कल अमित सागर जी का अनुसरण करके कोई करता है तो हम निषेध नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पढ़ना ही नहीं आ रहा है। अब भक्तामर प्रणत मौनि मणि प्रभाणा मुद्योतकम, यहां तक का पूरा एक शब्द है, मतलब 18 अक्षर हो गए, 18 अक्षर का एक शब्द बना। अब पढ़ना ही नहीं आता। अच्छा, दूसरी बात, जो यति का नियम है उच्चारण में, जैसे पहले 4 स्वर के बाद आपको रुकना है, तो भक्तामर वसंत तिलका में ये जो यतियां दी है, भक्तामरप यहाँ रुकना है, प्रणत मौलि मणिप यहाँ रुकना है, प्रभाणा यहाँ रुकना है, और उद्योतकम यहाँ रुकना है। तो ये जो यति, अब किस छंद शास्त्र का ज्ञान किसको है? नहीं है। तो अब आपको रुकने के लिए क्या करना है, वहां डैश कर। तो लिपि की सुधारना समय समय पर होती रहेगी, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी वैसे वैसे सुधारना होगी, और तब हमारी पुस्तकें आपको लगेगी कि बैकवर्ड हो गई, आउटडेट। तो ऐसा होना है। तो वापिस कह रहा हूं, अगर ऐसा नमोस्तु कहीं मिलता है तो ये व्याकरण के नियमानुसार गलत नहीं है। लेकिन यदि ऐसा नमोस्तु मिलता है तो समझ लेना ये लिपिकार के द्वारा निर्मित व्यवस्था है, अवग्रह चिन्ह हो ही नियम नहीं, क्योंकि यहां नियम केवल विसर्ग का उ होता है, और उ और अ मिलकर ओ होने के कारण से अ का लोप होता है। दीदी ऐसा नहीं करेंगे। सोनी दीदी का प्रश्न है, व्याकरण के नियम तो हर काल में कोई भी बदल सकते हैं। व्याकरण के नियम कहाँ बदले दीदी, केवल हमने लिपि की व्यवस्था बदली। अब आप देखो, यदि आप शांति विधान का वो मंत्र देखो, कमम रूप विजाय रमम रूप विजाय, इतने सारे अक्षर उसमें मिले हुए, शुद्ध उच्चारण करना नहीं आता। तो हमको जब कहा जाएगा, अच्छा मेरे को कंप्यूटर पर लिखना नहीं आएगा, यदि टाइप करना है तो मुझे लिखना नहीं आएगा, तो मैं क्या करूंगा, उसको तोड़ तोड़ करके लिखूंगा। व्यंजन के बाद व्यंजन आने पर व्यंजन स्वर में मिल जाता है तो अंतिम स्वर में मिला करके आप बोल लीजिएगा, लेकिन लिखने में हम तोड़ तोड़ के बोलेंगे। आज भी मैं आपको बता रहा हूं, ये इस तरह नहीं लिख रहा हूं, मैं इस तरह लिख रहा हूं।
आप समझ रहे हैं ना? कई सारी बातें, ये ऐसा नहीं लिख, मैं ऐसा लिख रहा हूं जबकि ये श आधा करके वो कर रहे हैं, मतलब थोड़ा, हाँ, हलंत करके वो कर रहे हैं। तो ऐसी कई बातें, ये प्रकरण आएंगे। लिपि की सुधारना होती जाएगी, सुविधाजनक पद्धति लिपि में। हाँ हाँ, उच्चारण के लिए सुविधाजनक, और उसको आपको करना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं। चलिए, बाकी चर्चा समय मिलने पर। ओम नमः।